हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। सूरवंश। देखिए, शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना किया और यह अफगान वंश था, यानी द्वितीय अफगान वंश। पहला अफगान वंश लोदी वंश, बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। यानी शेरशाह सूरी दूसरे अफगान वंश की स्थापना करते हैं और शेरशाह सूरी बादशाह नहीं, सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। शेरशाह सूरी ने बेलग्राम के युद्ध के बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया और दिल्ली पर कब्जा किया और सूरवंश की स्थापना किया। शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल परगना में हुआ था। इनके पिता हसन सूर इस परगने के जमींदार थे। जब बचपन का नाम फरीद था। जब फरीद का जन्म हुआ तब इनकी माता का इंतकाल हो गया था और जब इनकी माता का इंतकाल हो गया तो हसन सूर ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो जो इनकी नई वाली पत्नी आई वो फरीद से नफरत करती थी। वो फरीद से नफरत करती थी और इस नफरत को इतना आगे बढ़ा दिया कि अंततः हसन सूर को फरीद को घर से निकालना पड़ा। फरीद को घर से निकाल दिए। कई किताबों में तो लिखा है फरीद खुद ही घर छोड़ करके चले आए थे और कई जगह मिलता है कि हसन सूर अपनी पत्नी के कहने से अपने पुत्र, सबसे प्यारे पुत्र फरीद को घर से बाहर कर दिया था। जो भी रहा हो, घर से बाहर निकलते हैं और मुगल के सेना में, मुगल सेना यानी बाबर के सेना में एक सैनिक के भांति नौकरी करने लगते हैं। फरीद बाबर के सेना में एक सैनिक, साधारण सैनिक की नौकरी करते हैं। साधारण सैनिक की नौकरी करते हुए धीरे धीरे अपना कद बढ़ाते हुए और एक दिन दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। एक सैनिक से सुल्तान का जो इनका सफर था वो इतना आसान नहीं था। इन्होंने धीरे धीरे एक करके इस उपलब्धि को हासिल किया था। इनके बारे में एक कहावत है, एक किंवदंती कही जाती है कि एक बार बाबर ने भोज दिया था अपने सैनिकों को और उस भोज में सभी बड़े अधिकारी और सैनिक को बुलाया गया था, जिसमें फरीद भी शामिल था। बाबर ने फरीद को खाते हुए देखा
और अपने पास बुलाया। तो फरीद से पूछा कि भविष्य में और किस पद पे जाना चाहते हो? तो फरीद ने कहा, हम शासक बनना चाहते हैं। बाबर बहुत क्रोधित हुआ था इस बात से, क्योंकि बाबर ने फरीद को खाते समय ये देखा था कि जो खाने का अंदाज था वो शाही था और बादशाह से मिलता था। राजाओं की भांति वो भोजन करता था, सामान्य सैनिकों की भांति नहीं करता था। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि खाने से कौन पता कर लेगा? तो दो ही तो आधार होते हैं किसी के व्यक्तित्व को पता करने का, एक तो उसके खाने से और दूसरा उसके बोलने से। व्यक्ति किस कैटेगरी का है ये दोनों बातें बता देंगी। फरीद के खाने से बाबर ने समझ लिया था और अपने एक सेनापति से कहा था कि इसे पकड़ करके मार दो। कहा जाता है कि उसके प्रत्युत्तर में उसने पूछा था, महाराज या बादशाह आलम, एक सामान्य से तुच्छ से सैनिक को मुझे मारने के लिए आप कहते हैं, क्या करेगा वो? बोले, नहीं, इसकी महत्वाकांक्षाएं और इसकी बैठने खाने के तरीके हमारे गद्दी को चुनौती दे रहे हैं। मानी कि बाबर दूरदर्शी व्यक्ति था, उसने पहचान लिया था, लेकिन जैसे ही ये जानकारी फरीद को हुआ कि उसे मारने के हुक्म दिया गया है, ये भाग करके बिहार चला गया। फरीद भाग करके जब बिहार गया तो बिहार के सूबेदार बहार खां के यहाँ नौकरी की। बहार खां बिहार का सूबेदार था। एक दिन इसका पुत्र खेल रहा था और वहीं पे एक शेर आ गया। शेर बहार खां के पुत्र को खा जाता, उसके पहले फरीद ने अपने हाथों से उस शेर का वध कर दिया। और ये जानकारी जब बहार खां को प्राप्त हुई तो वहीं पर फरीद का नाम शेर खां रख दिया। यानी ये जो शेर खां की उपलब्धि थी, ये बिहार के सूबेदार बहार खां के द्वारा दिया गया था। इनका अल्पवयस्क पुत्र था। जब बहार खां की मृत्यु हो गई तो ये शेर खां महोदय बहार खां के विधवा से विवाह कर लिए। विधवा से विवाह करके बिहार के शासक बन गए। अब बिहार के शासक बनने के बाद में शेर खां ने हुमायूं का सामना किया। हुमायूं से चौसा का युद्ध लड़े और विजय प्राप्त किए। हुमायूं से बेलग्राम का युद्ध लड़े और विजय प्राप्त किए। यानी हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। चौसा का युद्ध जीतने के बाद में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने शेर खां की उपाधि शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया और अब वह दिल्ली पर सूर वंश की स्थापना कर दिए, जो द्वितीय अफगान वंश था। शेरशाह सूरी के अब विजय अभियान कौन कौन से होंगे ये देखना है। शेरशाह सूरी सुल्तान की उपाधि धारण किए, बादशाह की नहीं। शेरशाह के विजय अभियान में
पहला अभियान गख्खर प्रदेश पर था। गख्खर प्रदेश के लोग मुगलों के वफादार थे। जब शेरशाह ने, और ये उत्तर पश्चिम में पड़ता था, उत्तर पश्चिम में, यानी कि शेरशाह ने जब गख्खरों पर आक्रमण किया तब भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी ये गख्खरों को पराजित नहीं कर सके, पराजित नहीं कर सके। तब उत्तर पश्चिम में ही शेरशाह सूरी ने एक किला बनवाया। अपने सीमा की रक्षा के लिए एक किला बनवाया। उसका नाम था रोहतासगढ़। नाम रखा रोहतासगढ़ किला। यानी गख्खरों पर इनका प्रथम आक्रमण था, जिसे वो जीत तो नहीं सके, लेकिन एक किला बना करके अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो गए। उत्तर पश्चिम की सुरक्षा रोहतासगढ़ किला बना करके उन्होंने किया था। अगला अभियान इनका रायसीन पे था। रायसीन के किला पे इन्होंने आक्रमण किया था और वहां के शासक थे पूरनमल। रायसीन पर आक्रमण, इन्होंने रायसीन पे आक्रमण किया 1543 में, और रायसीन का शासक पूरनमल था, जो बहुत ही योग्य था। जब शेरशाह को लगा कि रायसीन जीतना मुश्किल हो रहा है, तब पूरनमल को एक संधि पत्र भेजा। और संधि में कहा, पत्र में कहा, हम संधि करना चाहते हैं और आपसे मित्रता करना चाहते हैं। इस संधि पत्र के साक्षी शेरशाह का पुत्र कुतुब खां भी था। शेरशाह का पुत्र कुतुब खां भी था, और उलेमा साथ में थे। तो जब संधि पत्र को पूरनमल को प्राप्त हुआ तो पूरनमल अपनी सहमति दे दिए और संधि करने के लिए बाहर आ गए। जैसे ही शेरशाह और पूरनमल आमने सामने होते हैं तो एक उलेमा के कहने पर कि मौका है, सुल्तान आलम, पूरनमल का वध कर दीजिए, तो एक दूसरे उलेमा भी होते हैं साथ में। तो उन्होंने कहा, मौलवी थे एक, तो एक मौलवी ने कहा कि आपने संधि पत्र दिया है, आपने जीता नहीं है, और वो संधि पत्र के वीरता पूर्वक आ रहे हैं, उनका वध करना शोभा नहीं देगा। लेकिन शेरशाह ने कुछ नहीं सुना। जैसे ही पूरनमल पहुंचते हैं, पूरनमल का वध कर दिया जाता है। पूरनमल को मार देते हैं और इनका पुत्र कहता है कि सुल्तान आलम से मैं बात करूं या अपने वालिद साहब से बात करूं।
आपके चरित्र पे जो कलंक लगा है आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। और ये कहते हुए कि आपने धोखे से मारा है, वीरतापूर्वक लड़ना चाहिए था, जो कि पूरनमल एक वीर थे, आपने पीछे से वार किया है। और कुतुब खां जो उनके पुत्र थे वो आत्महत्या कर लेते हैं। कुतुब खां शेरशाह के इस कृत्य से इतना क्षुब्ध होते हैं कि वो आत्महत्या करके अपनी जान दे देते हैं। और एक मौलवी जो इसके पक्ष में नहीं होते हैं वो भी आत्महत्या कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे शासक के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं मृत्यु को प्राप्त करके क़यामत के दिन अपनी स्थिति को मजबूत कर लूं। यानी कि शेरशाह का पुत्र और एक मौलवी साहब दोनों लोग आत्महत्या कर लेते हैं और पूरनमल की हत्या शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक की भांति विद्यमान हो गया। यानी यह घटना शेरशाह के लिए एक कलंक की भांति सामने आया। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया और मारवाड़ के जो शासक थे वो थे मालदेव। मारवाड़ के शासक मालदेव थे। मालदेव वीरतापूर्वक लड़ते रहे और मारे गए, लेकिन मालदेव के दो सेनापति, दो राजपूत सेनापति, एक का नाम था जैता और दूसरे का नाम था कुप्पा। इन दोनों ने मालदेव के मृत्यु के बाद भी वीरतापूर्वक लड़ते रहे और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के 2/3 सेना को इन्होंने मार दिया था। 2/3 सेना को शेरशाह सूरी के मार दिया था इन दोनों वीरों ने अपने दम पर। और इन दोनों वीरों को जब वीर गति प्राप्त हुई, यानी कि जब ये दोनों शहीद हो गए, तब शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना पूरा सल्तनत दांव पर लगा दिया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है कि जैता और कुप्पा मारे गए। मतलब जैता और कुप्पा से इतना खौफ हो गया था शेरशाह सूरी को, क्योंकि शेरशाह सूरी की 50,000 से ऊपर की सेना के 2/3 सेना को दो वीर अकेले दम पर मार गिराए थे। एक तरफ 50,000 की सेना खड़ी हो और एक तरफ मात्र 2 व्यक्ति, और उसमें से लगभग 35,000 को मार दिए हों। 35,000 लोगों को काटते हुए इनके हाथ सूज गए होंगे, लेकिन उसके बाद इतना थक जाते हैं तब ये लोग मार पाते हैं इन्हें। यानी जैता कुप्पा जब मरते हैं तब ये शब्द शेरशाह सूरी के कंठ से निकलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना पूरा सल्तनत दांव पर लगा दिया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जैता और कुप्पा मारे गए। यानी कि 1544 के मारवाड़ पर आक्रमण ने जैता और कुप्पा इन दोनों को वीरतापूर्वक युद्ध किया और शेरशाह सूरी को उनके आगे नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ये दोनों अकेले पड़ गए और अंततः मारे गए।
शेर शाह सूरी हो या अलाउद्दीन खिलजी हो या कोई भी मुस्लिम शासक हो, ये कभी आमने सामने का युद्ध भारत से जीते नहीं या कभी भी राजपूत शासकों से जीते नहीं, चाहे मोहम्मद गोरी हो या कोई अन्य शासक। जब तक इन्होंने पीछे से वार नहीं किया, ये नहीं जीते। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर का घेरा डाले हुए थे और फिर शेरशाह, कालिंजर का शासक उस समय थे कीरत सिंह। कीरत सिंह और कालिंजर पे एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र आग्नेयास्त्र है, आग्नेयास्त्र, इससे इन्होंने, शेरशाह सूरी ने एक आग का गोला फेंका, कालिंजर पर, लेकिन वह गोला वापस आकर के जहां पे शेरशाह थे वहां के बारूद पर गिर गया और बारूद पूरा जल गया, फट गया और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के द्वारा किया गया सुधार। शेरशाह का जो प्रशासन था अत्यंत केंद्रीकृत था। वह अपने किसी भी अमीर को या अपने किसी भी पदाधिकारी को कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं दिया था, शक्ति नहीं दिया था। उसका सीधा कहना था कि उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य, उसके द्वारा दिए गए निर्णय ही वो लोग अप्लाई करें। शेरशाह सूरी के समय में चोरी नहीं होता था। कहा जाता है कि एक बार एक महिला से कुछ जेवरात चोरी हो गए थे, तो शेरशाह ने उस क्षेत्र के पदाधिकारी के वेतन से उस महिला को जेवर दिया गया था। महिला को जेवर दिया गया था। कहा जाता था कि इनके समय में कोई भी बूढ़ी औरत अपने टोकरी में सोना लेकर जा सकती थी, यानी लूटपाट नहीं होता था। और अगर ऐसा कहीं चोरी होता था तो जिस क्षेत्र में होता था वहाँ के पदाधिकारी को कुछ कहा नहीं जाता था, बस उनके वेतन काट लिए जाते थे। बस इतना था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ये अच्छी बात थी। प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था और शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया था। सरकारों का मतलब है यहां पे जिला। शेरशाह सूरी के प्रशासन में जिला को सरकार कहा गया है। तो 47 सरकारों में बांट दिया था और बंगाल सूबे को 19 सरकारों में बांट दिया था। यानी शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया था और बंगाल सूबे को 19 सरकारों में विभाजित कर दिया था। सिकदार और सिकदाराना, यानी सिकदार और मुंसिफ या मुंसिफान, सिकदार और मुंसिफ ये मुंसिफान,
सिकदार जो थे ये सैनिक अधिकारी थे, और मुंसिफ या मुंसिफान न्यायिक अधिकारी। इन दोनों की नियुक्ति सरकार में की जाती थी। यानी सिकदार एवं सिकदाराना, मुंसिफ या मुंसिफान, ये दो नियुक्तियां होती थी और इसी के माध्यम से जो शेरशाह थे वो अपने शासन को केंद्रीकृत करते थे, यानी कि परगना में या सरकार में शासन संचालन करते थे। शेरशाह सूरी ने ग्राम सुधार में रैयतों से सीधे संबंध रखा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन्होंने बनाए रखा। इसका मतलब था कि मध्यस्थ को हटा करके किसानों से सीधा संवाद था। किसानों से सीधा संवाद था और किसानों से सीधे कर लिया जाता था, यानी कि लगान व्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाया गया था। और भूमि सर्वेक्षण करवाया गया और उसमें भूमि को 3 भागों में बांटा गया। मात्र 5 साल के कार्यकाल में शेरशाह ने इतने तमाम कार्य किए। अगर शेरशाह 10 साल रहते तो शायद कुछ व्यवस्था और बनता। 3 भागों में बांटे। नंबर 1 में उच्च भूमि यानी अच्छा भूमि, नंबर 2 मध्यम भूमि और नंबर 3 खराब भूमि। अच्छे भूमि से कर ज़्यादा लिया जाता था, मध्यम से कम और खराब से सबसे कम। यानी जिस तरह की भूमि था, जिस तरह का उपज पैदावार था, लगान उसी रूप में लिया जाता था। यानी ये नहीं कि एक ही तरह से सब जगह लगान लिया जाए। लगान में जरीबाना कर भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। यानी जरीबाना ये भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। और महासिलाना ये कर संग्रह शुल्क था। कर संग्रह शुल्क था। यानी जरीबाना और महासिलाना ये 2 कर, एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित और दूसरा कर संग्रह से संबंधित था, लिया जाता था। गांव में जो कानून व्यवस्था था खुद मुकद्दम और चौधरी के माध्यम से चलाया जाता था। शेरशाह ने एक सड़क मार्ग का निर्माण भी करवाया था। शेरशाह ने एक सड़क मार्ग जिसका नाम रखा शेरशाह सूरी मार्ग। सूरी मार्ग जिसे अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रक रोड कर दिया, यानी जीटी रोड नाम रख दिया। बाद में शायद ऑकलैंड ने रखा था। ऑकलैंड ने यह नाम जीटी रोड कर दिया था बाद में।
तो शेरशाह सूरी ने उत्तर पश्चिम से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक के लिए एक मार्ग का निर्माण सीधे करवा दिया था शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से, जिसे जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने चांदी का 180 ग्रेन का सिक्का चलाया और तांबे का 380 ग्रेन का सिक्का चलाया, यानी कि चांदी का रुपया और तांबे का सिक्का चलाया। शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद में इस्लाम शाह शासक बनते हैं। इस्लाम शाह शासक बनते हैं और इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद में इनका अल्पवयस्क पुत्र 12 वर्ष का था फिरोज शाह शासक बनता है। फिरोज शाह जब शासक बनता है तो इसके मामा आदिल शाह, मामा सगे मामा, वो भी सगे लिख दें भाई, सगे मामा आदिल शाह इनकी हत्या कर देते हैं और स्वयं शासक बन जाते हैं। जब आदिल शाह स्वयं शासक बन जाते हैं अपने भांजे की हत्या करके, आदिल शाह एक विलासी शासक थे और इतना स्त्रियों में, दारू में इतना लीन रहते थे कि इनको शासन करने की फुर्सत नहीं होती थी। तब इन्होंने हेमू नामक एक हिंदू बनिया था, ये लेकिन सेनापति अच्छा था, हथियार चलाने में माहिर था, इसको अपना संपूर्ण भार सौंप दिया। यानी आदिल शाह नाम मात्र के शासक थे, मेन शासक हेमू हो गए। हेमू से आगे पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध होगा किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। यानी अब हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और शासक अकबर बन चुके हैं। तब शुरू करते हैं, अकबर शुरू करें। उसके पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।